हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेमन टू लेमनेड। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे चैनल में अब ना सेलिब्रिटीज़ आने शुरू हो गए हैं और मैं उनके साथ इंटरव्यू लेने की आदत नहीं है ना मुझे, तो मैं सीख रही हूँ खुद। खैर, और आज दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि पहली बार मेरे चैनल में अभी तक जितना भी छोटा टाइम हुआ है, एक मेल आए हैं, एक हैंडसम डूड आए हैं और जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, एनएसडी से हैं। और मैं भी इनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, हालांकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे एक्टिंग में आए और क्या क्या किया इन्होंने, तो आज मैं उन्हीं से आपके साथ ही जानूंगी। तो वेलकम रवि, वेलकम टू माय चैनल। तुम्हें मालूम नहीं, मुझे इतना खुशी हो रही है और मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ ना। तो मैं अगर कहीं फंबल करूँ और मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाऊं क्योंकि इतने अच्छे एक्टर हो तुम, तो थोड़ा मुझे माफ कर देना, हाँ, इग्नोर कर देना, हाँ, ठीक है। तो अभी मैंने ना अभी ये कुछ महीने पहले ये कोशिश की थी। मैं काफ़ी सालों से एक आइडिया से मतलब था मेरे माइंड में कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूंगी, लेकिन वो क्या होता है ना, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मैं इतनी कैमरा कॉन्शियस रहती थी, मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सबसे ज़्यादा पुश मुझे समता ने किया, उसने मुझे सबसे ज़्यादा इनकरेज किया और मैं आई कैन मतलब मुझे ये कहने में बहुत प्राउड होता है और मैं बहुत बिना किसी उसके कह सकती हूँ कि ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ समता, क्योंकि मैंने उसी से सीखा है। ये यूट्यूब और यूट्यूब का वर्ल्ड मैंने उसी से सीखा है। तो तुम आज पहले हैंडसम डूड आए हो मेरे। तो ये लेमन टू लेमनेड है, जिसमें एक छोटी सी कोशिश है कि नो पीपल स्टोरी, इंटरेस्टिंग पीपल व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे तुम एक्टिंग की दुनिया में आए, कैसे रहा तुम्हारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सफर, और फिर उसके बाद बॉम्बे, और उसके बाद इतना सुंदर काम जो तुम कर रहे हो, और कैसे रहा ये सब। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं। थैंक यू। ये बहुत बढ़िया काम आपने शुरू किया है, यूट्यूब चैनल जो है, और इस बहाने कई सारे लोगों से आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है। आपके जरिए हम जैसे लोगों को भी कनेक्ट करने का मौका मिलता है। रहा सवाल समता का, तो समता को तो मुझे भी थैंक यू कहना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से आप तो सीख गई, मैं तो अभी सीखने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं भी सीख रही हूँ बहुत सारी चीजें। हाँ। तो टू बिगिन विथ, मैं मेरा पूरा नाम रवि महाशब्दे है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और एक महाराष्ट्रियन फैमिली में पैदा हुआ मैं। तो मेरे फादर मदर जो हैं दोनों एजुकेशनलिस्ट हैं और पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था, माँ बाप की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, ठीक है। तो मुझे बचपन से क्लैरिटी थी कि भाई पढ़ाई लिखाई इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और शुरू से एक मन में ख्याल होता था कि मुझे एक सॉरी टू से सो, लेकिन एक मिडिल क्लास मराठी ना समझा जाए। तो हर संभव कोशिश में किया करता था कि कैसे अपने आप को अलग दिखाऊं सबसे। उसमें कई बार ऐसा होता है आप ऑफ ट्रैक चले जाते हो, ऐसे ऐसे काम आप करते हो जिससे लोगों को आप ये साबित करने की कोशिश करो कि मैं अलग हूँ, मुझे वैसा, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड टाइप्स। तो पर मराठी फैमिली में पैदा होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे नुकसान होते हैं वैसे फ़ायदे भी होते हैं। तो फ़ायदा ये था कि मराठी लोगों के बारे में और बंगालियों के बारे में, ख़ासतौर से हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों के बजट में, मंथली बजट में नाटक का टिकट शामिल, कल्चरली बहुत थोड़े से, और वो जेनेटिकली मतलब एक सालों साल की परंपरा चली आ रही है। तो मेरे पेरेंट्स की भी दोनों की रुचि थी। मेरे दादाजी जो थे वो बहुत साल पहले घर से भाग गए थे क्योंकि वो सिंगर बनना चाहते थे। वो ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर थे, तो फिर वो और नाटकों में काम भी करना चाहते थे, थिएटर करना चाहते थे। तो मेरी परदादी ने उनको पकड़ मंगवाया कहीं से कि नहीं नहीं, पता चला कि वो वहाँ उस जगह परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बुला के और कस्में डाल दी कि अब आप प्रोफेशनली ये काम नहीं करेंगे। तो वो गाते थे लेकिन प्रोफेशनली फिर नहीं गाते थे, रेडियो स्टेशन वगैरह के लिए, रेडियो के लिए गाया करते थे। तो घर में वो सारी चीज़ें थीं। तो माइन इज़ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग, मतलब मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी बुआएं, मेरे चाचा, मेरे ताऊजी, सब लोग म्यूज़िक में हैं। और थिएटर में दादाजी काम करते थे, दादी ने भी मेरी थिएटर में काम किया हुआ है, मेरे पापा ने भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थिएटर में काम किया हुआ है। वो सब था अंदर। और मराठी होने के फ़ायदे होते हैं। तो थोड़ा सा जब मैंने कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ,
और मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो नोबडी वाज सरप्राइज्ड। शॉक नहीं ऐसा लगा नहीं किसी हुआ को। कि अचानक पापा ने सीना पकड़ लिया कि हे भगवान शॉक नहीं लगा मतलब। हाँ हमारी जो ये ऑटो पार्ट्स की दुकान है ये कौन चलाएगा, संभालेगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है देख लो टाइम। तो अब जब एक चीज होती है ना विमी की, जब आपको एक चॉइस मिलती है तो आज़ादी मिलती है, लेकिन फिर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ बिल्कुल जाती है, क्योंकि फिर आप ही ने डिसाइड किया है कि मैं ये बनूंगा, तो अब आप किसी और से तो नहीं कह सकते कि भाई आपने कहा था इसलिए मैंने किया, मैं नहीं किया। तो उसमें थोड़ा सा काम करना जरूरी था और पसंद का काम करने को मिला तो मज़ा आने लगा। तो ऐसे थिएटर शुरू हुआ और उसके बाद फिर लगा कि यार थिएटर करना ही है तो क्या किया जाए। तो फिर एनएसडी के बारे में पता चला। 1992 में इंदौर में थिएटर की एक वर्कशॉप हुई थी। फनकार नाम का एक ग्रुप था, उस ग्रुप ने वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। उसमें काफ़ी सारे अच्छे लोग थिएटर के वो सारे लोग आए थे। तो वहाँ पे पहली बार थिएटर की ABCD प्रॉपरली समझ में आई और तब ये समझ में आया कि बॉस अगर थिएटर करना है तो फिर ज़िंदगी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना जरूरी है। उससे आगे क्या? उससे आगे कुछ नहीं। तो एनएसडी के लिए अप्लाई किया एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट सिलेक्टेड इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आई गॉट सिलेक्टेड और उसके बाद फिर तब से मुंबई में आ गया तो अपना काम करता हूँ। दैट इज द होल स्टोरी। हाँ, तो रवि जो है बहुत थिएटर किया होगा तुमने दिल्ली में ड्यूरिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और फिर बॉम्बे में आके एकदम से ड्रास्टिक, क्योंकि यहाँ पे मतलब नाउ अब जो है आगे का सफर ये नहीं था कि थिएटर, अब आगे का सफर था टीवी, और टीवी से भी ज्यादा फिल्म्स। मुझे पता है कि जो थिएटर एक्टर्स होते हैं उनको टीवी में इतना मजा नहीं आता, उनके जो चरम सीमा होती है, अल्टीमेट डिजायर जो होती है उनकी, वो फिल्म्स रहती है। तो फिर फिल्मों की सफर और फिल्मों का स्ट्रगल ये सब कैसे चलता रहता है, मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस हैं या उनके जान पहचान के लोग वो फिल्मों में आना चाहते हैं जो कि ट्रेंड भी नहीं है इतने। आप तो बहुत अच्छे मजे हुए कलाकार हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपने सफर से इंस्पायर होके, अपने सफर के एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? मैं अगर किताबी लैंग्वेज में कहा जाए अभी मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, तो एक आप लोगों ने किसी किताब में पढ़ा होगा कि यथार्थ के कठोर धरातल पे आके आप टकराते हो। सच में वैसे ही होता है। 3 साल ड्रामा स्कूल के बड़े मजे के गुजरते हैं। आपको लगता है कि भाई हो गया, यहाँ पे लोगों ने पहचान लिया और तारीफें हो गई, टीचर्स ने कह दिया यू आर गुड वगैरह। वैसे मेरे बारे में तो ऐसा भी कोई नहीं कहता था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कह दिया आपको लगता है चलो जी हो गई बात। जैसे आप मुंबई आते हैं सब कुछ एकदम से बदल जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको जानने वाला कोई नहीं है। ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करना है, तो वही आपकी एक डायरी होती है जिसमें हम जब आए थे तब तो मोबाइल का जमाना नहीं था और तब कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे। तो कुछ फोन नंबर्स होते थे जो किसी सीनियर को पटा के उससे लेने पड़ते थे कहीं से कि भाई बता दो कहाँ कहाँ कास्टिंग चल रही है। तो पहले वो खुद मिल के आ जाता था। उसके बाद जब उसको लगता था कि हाँ अब बताया जा सकता है लगभग कास्टिंग हो गई है, तब आपको नंबर मिलता था। तो ऐसे आप नंबर लेके कहाँ ऑडिशंस हो रही हैं वहाँ जाके आप लोगों से मिलते थे। और ऑडिशंस भी मतलब आप जो डायरेक्टर्स होते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते थे, उन लोगों को पटाना पड़ता था। उन लोगों को फोन करते रहो, हेलो भैया क्या हालचाल है, पहचाना कि नहीं? तो कहते थे नहीं। आपको लगा है अरे भाई परसों ही तो मिला था, मैं आपसे फोन किया था, आपने कहा था, ऐसे करके हार्ड रियलिटी। पर वो भी एक मजा था और सभी वो कर रहे थे, तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेंट। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे लोगों के साथ आप जब काम करना शुरू करते हैं कंफर्ट जोन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे समय भी बदलता है, कुछ कहीं 1-2 आप काम कर लेते हो, कुछ लोगों के नोटिस में आ जाते हो, किसी को लगता हाँ भाई अच्छा। तो इस तरीके से कुछ काम करना शुरू हो गया और काम मिलने लग जाता है। तो फिर थोड़ा सा जब एक एक्सेप्टेंस मिलता है, एक रिकग्निशन मिलता है आपको किसी शहर, तो शहर आपको अपना सा लगने लगता है। ये तो है, चलो यार ठीक करते हैं। रवि मेरे दिमाग में ना हमेशा एक ही आता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जितना आसान लगता है ना दूर से बैठ के देखना कि ये फिल्मी ग्लैमर, फिल्मी प्रोफेशन, चाहे वो एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, किसी का भी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्रैक करना। और क्रैक करने के बाद उसको सस्टेन करना आना और उस लेवल तक सस्टेन करना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो क्या ये मैं क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक तो ये कि जब आप एनएसडी से होते हो और इतने पॉलिश्ड आप अपने प्रोफेशन में, अपने क्राफ्ट में हो चुके होते हो, और जब आप ऑडिशन देते हो, जब आप एक काम के लिए जाते हो, जब आप काम में देखते हो कि बड़े
मीडियोकर लेवल का काम हो रहा है या बहुत ही लो, तो आप कैसे उस फ्रस्ट्रेशन पे कैसे कंट्रोल करते हो? क्योंकि आप वहाँ पे हो और जो काम कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल जिनके साथ काम करना पड़ रहा है वो इस लेवल पे है, तो वो कैसे आप उनके साथ उस कंट्रोल पे, मतलब अपने पे कंट्रोल रख के कैसे उनके साथ काम करते हो? और दूसरा, जब आपको उस लेवल का काम नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे अपने पे हावी नहीं होने देते, यू नो? तो 2 लेवल पे आप समझ गए ना ये मैं समझ क्वेश्चन? देखिए क्या है विनी, मुझे एक तो सबसे पहले शुरू में आप जो कह रही हैं बिल्कुल वैसा होता था। आप शेक्सपियर की लाइंस बोल के आ रहे हो, है ना, आप इब्सन करके आ रहे हो, आप ब्रेख्त करके आ रहे हो, ड्रामा स्कूल में आपने कालिदास पढ़ा है, आपने भास पढ़ा है, तो बड़े अच्छे से वेल रिटन स्क्रिप्ट्स आपको बोलने की आदत है, बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है। यहाँ पे आके जब आप कंपैरेटिवली अमेचर्स के साथ में या थोड़ा सा उस तरीके से जो अपने काम को उतना सीरियसली नहीं लेते, उन लोगों के साथ आपको काम करना पड़ता है, तो कैसा, लेकिन गुस्सा आता है। लेकिन फिर उस समय मैं एक चीज हमेशा अपने आप से कहता था कि भाई उन्हें जो करना है वो करें, मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है, बात खत्म। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, और ट्रस्ट मी, आप अपना काम अच्छे से कीजिए। भगवान कृष्ण भी कह गए गीता में कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो अपने काम को तमीज से कीजिए, अपने आप किसी ना किसी दिन, कोई एक दिन तो ऐसा होगा ना कि आपको बिल्कुल ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको कहेगा कि हाँ, जिसका बजाना उतना ही अच्छा होगा जितना आपका गाना होगा, बिल्कुल, तो उस दिन आपको मजा आने लगेगा। और आपने तो किया भी है, कितने अच्छा काम किया आपने, बहुत शुक्रिया। तो और अभी भी करना है बहुत सारा। हाँ, अभी तो बिगनिंग है जी, पार्टी तो शुरू हुई है। और दूसरी चीज जो आप कह रही हैं कि जब वैसा काम नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरे उन तमाम दोस्तों को जो ये एपिसोड देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मुंबई में जब आप काम कर रहे होते हैं, इस फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिंग की फील्ड की बात कर रहा हूं, क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूं, जब आप काम कर रहे होते हैं उस समय अपने आप को आप कैसे कैरी करते हैं, अपने दिमाग को आप कैसा रखते हैं, उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप जब काम नहीं कर रहे होते हैं तब आप क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप ज्यादा वक्त काम नहीं कर रहे होते, आप कभी कभी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी का वक्त आप काम के बारे में सोच के, वो क्या कर रहा है, उसने ये कर लिया, हाय हाय इसको ये मिल गया, मुझे क्या मिला, ये सब सोच रहे होते हैं। वो समय होता है अपने आप को और पॉलिश करने का, अपने आप को अपनी बॉडी पे काम करने का, अपनी लैंग्वेज पे, प्रेडिक्शन पे, अपने स्किल को और मास्टर करने का, और सैनिटी बरकरार रखने का। क्योंकि आपको इस बात का इंतजार करना है कि जिस दिन गेंद बल्ले पे आएगी उस दिन छक्का लग जाए बस। तो तब तक आपको पिच पे खड़े तो रहना पड़ेगा, तो पिच पे बने रहना है, टिके रहना है, गेंद अपने आप बल्ले पे आने लगती है कुछ दिन। सही बात। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सैनिटी मेंटेन करो, पढ़ते रहें, जितना अच्छा काम हो सकता है देखिए, पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, आप कविताएं पढ़िए, कहानियां पढ़िए, है ना। ये आप अगर पढ़ते रहेंगे आप अपने आप को एनरिच करेंगे। और फिर आप जैसे जिम जाते हैं, आपको पता नहीं होता लेकिन धीरे धीरे आपकी मसल्स टोन्ड अप होने लग जाती हैं, आप अचानक से आपका स्टैमिना बढ़ जाता है। वैसे ही है कि आपको जिस दिन कैमरा ऑन होगा आप कमाल करेंगे। ये तो रवि मैंने सीखा अभी। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, हो गई थी, मैं तो लिखना छोड़ ही दिया था, मतलब छोड़ ही दिया, क्योंकि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। आप जाते हो, आप इतना फ्री का काम करते हो, लोग आपसे सैंपल राइटिंग के नाम पे पूरी स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं, और फिर जब आप लिखते हो तो आपको क्रेडिट मिलता है ना पैसे मिलते हैं। तो ऐसा तकरीबन 10-12 सालों से हो ही रहा है। फिर आपके आइडियाज बहुत चोरी हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं बहुत निराश हो गई थी, लेकिन आपकी इस बात से मैंने भी सीखा है। आई विल कीप दिस इन माइंड एंड आई कीप डूइंग इट, आई विल अगेन स्टार्ट इट। और रवि जो है अभी ये जो गेटअप में आए हैं, ये एक ऑडिशन दे के ही आए हैं, और ये बहुत जल्दी एक फिल्म में दिखेंगे इसी गेटअप में आपको। तो रवि, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद मी, और मेरे चैनल पे आने के लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तुम्हारे साथ आके बैठना और मैं इतनी बातें कर पाना कैमरे के सामने मेरे लिए बहुत कठिन था। बस एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरे चैनल का नाम लेमन टू लेमोनेड है, तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ कि एक सिचुएशन आती है ना कि लेमन, कि आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं मतलब होती है फ्रस्ट्रेशन, या कुछ कह लो, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, कि अब मैं इसको बस अब खत्म, अब ये मैं इसको टर्न कर दूंगा, चीज़ों को बदल दूंगा मैं माइंड में, या फिर एक वो स्पिरिट जाती है। तो वो एक ऐसा मोमेंट कभी आया, या बहुत आते हैं वैसे तो, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो कि अब लेमन बहुत हो गया, अब लेमोनेड बनाऊंगा इसका? बॉस, लेमन्स ही लेमन्स है और लेमोनेड बनाते रहना है ता जिंदगी। जब तक मेरे एक सीनियर हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जब तक जीना है तब तक सीना है,
जिंदगी रोज कहीं ना कहीं से फटती रहेगी, रोज उसको रफू करते रहना बहुत पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो होते ही रहना है, और आज भी होता है। मतलब आप बताइए, मैं ऑडिशन देके आ रहा हूँ, देख लीजिए, ऑडिशन से कोई मुक्ति नहीं है फिलहाल, करना पड़ेगा अगर इसमें गेम में बिल्कुल, बने हाँ, रहना है तो। बिल्कुल। और बस ये है कि हम अपना काम अच्छे से करते रहेंगे, जो जैसी परिस्थिति आएगी उसमें से बेस्ट क्या निकाला जा सकता है वो देखेंगे और खुश रहेंगे। हाँ, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हाँ। अगर हम खुश नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फिल्म एक्टर हैं, आप टेलीविजन के एक्टर, कुछ भी कर रहे हैं, आप खुश नहीं है तो मजा नहीं है। मजा खुश नहीं। आप रहें तो ऐश ही ऐश है। चलो, आपने तो मुझे इतना कुछ सिखा अरे दिया, वाह, मजा आ गया रवि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. एंड बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत शुक्रिया, मुझे आपका काम देखने में बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया। और भगवान से मैं सच्चे दिल से ये प्रार्थना करती हूँ कि बस पार्टी अभी शुरू हुई है थैंक यू, और ये पार्टी चलती रहे, थैंक यू सो है ना? मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल, और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग लोगों को लाती रहूँ, और मेरे दोस्त इतने इंटरेस्टिंग, इतने अच्छे हैं, मैं और दोस्तों से मिलवाऊंगी। तो देखते रहिए, और जैसे मैं मज़े ले रही हूँ, होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। लव यू, बाय बाय।